नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबों का सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग 17/9/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया ग्रुप डी का क्वेश्चन का हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो 17/9/2018 को शिफ्ट 1 में जो पूछा गया था उसका हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुंच सके और हमें भी अच्छा लगे अगर आप लोग व्यू बढ़ा दें तो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फ्राइल बनाने में आसानी होती है? तो उसका होता है आघात वर्धनीयता। यानी जब कोई भी जो धातु होता है उसको आप पीटते हैं, यानी उस पर अगर उसको पीटते हैं तो चद्दर की तरह फैल जाता है, टूटने की अपेक्षा चद्दर की तरह फैल जाता है। इसे ही यही गुण को कहा जाता है आघात वर्धनता। जबकि अधातु जो होता है उस पर अगर आप प्रहार कीजिएगा तो टूट जाएगा। क्या होगा? वो टुकड़ा टुकड़ा में टूट जाएगा और उस गुण को कहते हैं अधातु का भंगुर। यानी अधातु भंगुर होता है जबकि धातु आघात वर्धनीय होता है, जिससे अधातु टूट जाता है। भंगुर होने के कारण क्या होता है, जब हम उस पर प्रहार करते हैं तो टूट जाता है और धातु पे प्रहार करते हैं तो चद्दर की तरह फैल जाता है। या तो बोलें कि उससे हम तार भी खींच सकते हैं। क्या चीज़? तार भी खींचा जा सकता है। आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मेघालय में है। यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन पहाड़ियाँ हैं। जयंतिया, ये तीन मुख्य पहाड़ियाँ हैं जो मेघालय में है। आगे हम लोग चलते हैं, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाएं द्वारा पता चलता है? तो अग्नाशय की कोशिका द्वारा ये पता चलता है। हम लोग जानते हैं कि अग्नाशय की जो अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका, ये तीन कोशिका के बारे में, जिसमें बीटा से इंसुलिन का स्राव होता है। क्या चीज़? इंसुलिन का स्राव होता है। ये जो अल्फा कोशिका है, अल्फा कोशिका से जो स्राव होता है ग्लूकॉन का स्राव होता है, ग्लूकॉन का। और ये जो अल्फा बीटा, ये गामा कोशिका है, इसे सोमेस जो होता है, सोमेस तो स्टेटोन का स्राव होता है। दोस्तों इसमें जो अल्फा कोशिका से जो स्राव होता है ग्लूकॉन का, ये जी से आप रखिए, और बीटा का कोशिका इंसुलिन का स्राव होता है। इसका दोनों का रिलेशन ये है कि जो इंसुलिन होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। अगर ग्लूकोज हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया तो उसे ग्लाइकोजेन में बदल देता है, और जो ग्लूकोन होता है ये ग्लाइकोजेन से उसे ग्लूकोज में बदलता है। यानी ये दोनों मिल करके जो शर्करा होता है यानी ग्लूकोज होता है उसका नियंत्रण करता है। जब बीटा कोशिका से इसे इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है तो उससे क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता और उससे हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है। हम लोग को क्या हो जाता है? डायबिटीज। तो इस तरह से अग्नाशय कोशिका द्वारा शुगर यानी शर्करा के स्तर का वृद्धि का पता लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? वृद्धि का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या है? तो ये लॉर्ड इरविन है। दोस्तों लॉर्ड इरविन जो है, ये गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में, ये इसी के कार्यकाल में और इसी के साथ हुआ था। और 1928 में हमारे देश में जो आया था एक साइमन कमीशन, वो भी इसी के काल में हुआ था। 1929 में आप लोग जानते हैं पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, जो इसी के काल में था। आगे हम लोग चलते हैं, 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली को 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नंबर 3 बार।
अगला क्वेश्चन है 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो पार्टी शुरू की गई थी उसे कहा जाता था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या चीज़? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। दोस्तों 1939 में इस समय यहाँ पे जो वायसराय थे उनका नाम था लिनलिथगो। ये भी बहुत बार पूछता है, क्या? लिनलिथगो था। और जो 1939 है, एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1939 में जो मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था। क्या मनाया था? मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस क्योंकि इन्होंने कांग्रेस जो था उसके मंत्रिमंडल से इसके जितने भी मेंबर थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। और इन लोगों ने 1940 में पाकिस्तान का मांग किया। 1940 में पाकिस्तान का मांग किया था मुस्लिम लीग ने। वो भी कहाँ पे किया था? लाहौर में। कहाँ पे दोस्तों? लाहौर में। ये सब क्वेश्चन अब पूछा जाता है। और अभी तो देखिए एनटीपीसी में इस सब का तो बाढ़ लगा दिया है। पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 3 4 क्वेश्चन तो पूछ ही दे रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। पुस्तक, ये बुक ऑफ लाइफ व्हेन ये लव वन हैज़ या डिफरेंट माइंड्स के लेखक कौन हैं? तो ये जेरी पिंटो हैं। कौन है दोस्तों? जेरी पिंटो। कौन है? जेरी पिंटो। आगे हम लोग चलते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 298 है यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसके परमाणु संख्या कितनी होगी? सबसे पहले आप द्रव्यमान संख्या जो होता है इसके बारे में जानिए। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन के ये दोनों को अगर मिला दे तो ये द्रव्यमान संख्या होता है। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। और ये सिर्फ परमाणु संख्या अगर माने तो ये सिर्फ प्रोटॉन की संख्या होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिला करके दिया हुआ 298, उसमें से सिर्फ न्यूट्रॉन दे दिया है 189। तो आप जानते हैं कि परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या होता है, इसीलिए न्यूट्रॉन की संख्या ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिला हुआ है उसमें घटा दीजिए तो मिल जाएगा आपको प्रोटॉन की संख्या, और वो प्रोटॉन की संख्या ही होता है परमाणु संख्या। यानी 298 में आप 189 को घटा दीजिए तो आपको आ जाएगा। आगे चलते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 1875 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1875 में। अगला चलते हैं। उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? ये अमोनियम क्लोराइड होता है। इसमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार दिया गया है दोस्तों, जो पूछा गया होगा उसके अनुसार इसमें दिया हुआ है। राम सेतु कहाँ स्थित है? तो राम सेतु जो है ये पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। ये है कहाँ? ये श्रीलंका और भारत के बीच है। श्रीलंका और भारत के बीच वहाँ पे राम सेतु स्थित है। आगे चलते हैं। कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा है। इंदु मल्होत्रा जो हैं वो पहली महिला वकील है जिनको सीधा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कच्छ होते हैं? ये 2 होते हैं। और जो हम लोग में मनुष्य में होता है ये 4 कच्छ होता है। कितना होता है? 4 कच्छ, जिसमें होता है दायां निलय, बायां निलय और दायां अलिंद और बायां अलिंद। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा जो होता है वो होता है W/T। क्या होता है दोस्तों? W/T। तो ये W कितना है? वर्क जो 1000 जूल बटे 2 यानी 500 वाट। ये 500 वाट है। अगला क्वेश्चन है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है? ये 4 होती है। जर्मेनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 32। कितना होता है दोस्तों? 32। तो आप इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो आएगा 2
8, 18, कितना हो गया 10, 28 हो गया। और ये तो कितना कोस हो गया, 3 कोस हो गया, इसमें 3 का 6 हो गया। और जो बचता है 28 और 4 बचता है इधर, तो 4 लास्ट वाला, मानी कितने का 6 हो गया, 1, 2, 3 और 4। ये ऐसे होता है, इसमें ऐसे आप बनाइएगा तो ऐसे बनता है। इसमें 2 होगा, 8, फिर 18 और फिर लास्ट में 4। और इसको जो भरने का होता है 2n स्क्वायर पे हम लोग भरते हैं। फर्स्ट में आप 1 बैठाइए, तो 1 बैठाइएगा तो 2 आएगा, यानी फर्स्ट कोस में 2 होता है। 2 बैठाइएगा तो 2 दूनी 4, 2 8 आएगा। फिर 3 बैठाइएगा तो 3 3 9 दूनी 18 आएगा। यानी ऐसे ही कोस में आप बैठाते जाइए तो आगे जितना भी कोस होगा वो बनता जाएगा और आपको पता चलता जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितने कोस में कितने पड़ते हैं। कांस्टेंट कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? दोस्तों ये कांस्टेंटिन जो होता है इसको हम लोग मोनल धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनल धातु। ये जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं क्षार को रखने के लिए। इसका जो बर्तन बनाते हैं उसमें क्षार रखने के लिए यूज किया जाता है, क्षार को रखने के लिए। और ये कॉपर और निकेल को मिला करके बनाया जाता है। आगे चलते हैं। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? यह है स्क्लेरेनकाइमा। इसे पहले वाले वीडियो में हम लोग पूछा गया था कि कौन सा ऐसा उत्तक है जो पौधे को लचीला बनाता है, तो ये था कोलेनकाइमा। क्या था दोस्तों? कोलेनकाइमा। और ये स्क्लेरेनकाइमा जो है दृढ़ बनाता है, कोलेनकाइमा जो है ये लचीला बनाता है। अगला चलते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस के घोल का उपयोग किया जाता है? तो ये बेकिंग सोडा का, क्योंकि ये क्या होता है, ये क्षारक होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। और मधुमक्खी के डंक में अम्लीय जो अम्ल पाए जाते हैं वो होता है, ये जो अम्ल जो इसमें पाए जाते हैं जिससे हम लोग को दर्द होता है वो फार्मिक अम्ल होता है। कहीं कहीं इसे फार्मिक और कहीं कहीं इसे बोला जाता है मेथेनोइक अम्ल। क्या चीज़? मेथेनोइक। दोनों आपको मिल जाएगा, मेथेनोइक और फार्मिक, ये दोनों ही इसी को बोला जाता है। मधुमक्खी के डंक में या तो आपको बोलिएगा ये बिच्छू के डंक में, ये सब में पाया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो परमाणु के भीतर जो होता है न्यूक्लियस में यानी केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये दोनों जो जुड़ा होता है वो बल होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल के द्वारा, चूँकि नाभिक में रहता है तो नाभिकीय बल, ऐसे याद रखिए। सभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। दोस्तों प्रत्येक 6 वर्ष में 1/3 यानी जितना भी सदस्य है उसका 1/3 सदस्य का रिटायरमेंट होता है, यानी इतना उससे रिटायर हो जाते हैं या तो सदन से बाहर हो जाते हैं, उतने लोग को पद त्याग करना पड़ता है। इसका क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का जो गठन होता है वो कौन से अनुच्छेद से होता है? तो ये 80 से और लोकसभा का 81 से, जबकि संसद जो होता है वो 79। ये बहुत आसान है। संसद 79 से, फिर 80 से राज्यसभा, 81 से लोकसभा, ये सब का गठन होता है इसके अनुसार। आगे हम लोग चलते हैं। आगे जो है वो क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रभावित होती है, तो इसमें प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगा? तो इसमें जो विद्युत आवेश Q बराबर होता है IT, यानी जितना धारा है और टाइम दोनों को। तो धारा है 0.6 एम्पियर और टाइम दिया 6 मिनट, इसको यूनिट में ले आइए और आप इसको यूनिट में यानी सेकेंड में लाना पड़ेगा। तो सेकेंड में लाइएगा तो 360 हो जाएगा और 0.6 ये दोनों को गुना कीजिए तो आ जाएगा 216 कूलम। आगे हम लोग चलते हैं। किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? ये भी जो जिनॉन है ये ऑप्शन के अनुसार आया है। इसके अंदर ऑप्शन दिया होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, जिनॉन वगैरह, तो ये जिनॉन इसमें दिया हुआ है। अगला चलते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है? तो 1/6 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1/6 होता है। जो भी यहाँ से हम लोग कोई भी सामान ले जाएंगे तो वहाँ पे अगर यहाँ पे 60 kg है तो वहाँ पे जा कर के 1/6 kg यानी 10 kg बनेगा। कितना बनेगा?
10 kg बनेगा। अगला चलते हैं। जब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा से पृथ्वी पर आने उसका जो प्रकाश आता है वो कितना देर में आता है, तो 2.6 सेकेंड में आता है ये। और अगर आपको सूर्य से बोल दे तो 8 मिनट 16 सेकंड ऐसा कुछ है। आगे हम लोग चलते हैं। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? तो ये जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है। किसको? जड़त्व के नियम को क्या व्याख्या करता है? जड़त्व का नियम बोलता है कि जब भी कोई भी वस्तु हो तो वो अपना स्थिति तब तक बनाए रखना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी अगर बाहरी बल लगाया जाएगा तभी वो स्थिति परिवर्तित करता है, अदरवाइज वो अपना स्थिति बनाए रखना चाहता है। क्या करना चाहता है? बनाए रखना चाहता है। अगला है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है धुर पे। दोस्तों धुर पे किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जी का मान, छोटा जी का मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो ये सबसे ज़्यादा अधिक होता है। जी का मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है धुर पे ही। कहाँ पे? धुर पे ही सबसे अधिक होता है। जी का मान धुर पे सबसे अधिक होता है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। पुनः हम आप लोग के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।